Assalamualaikum, this is हसीब असगर एंड वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ वेब डेवलपमेंट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। आज के इस एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे फॉर्म्स के बारे में। हम लोग पढ़ेंगे कि एक फॉर्म कैसे बनता है जिसके अंदर हम अपना डाटा इनपुट कर सकते हैं। इनपुट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इनपुट टैग्स क्या है और वो किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं। लेबल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं। जल्दी से मैं यहाँ पर ट्यूटोरियल 8.html की फ़ाइल तैयार करता हूँ और जल्दी से यहाँ पे मैं एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के अपना html पेज तैयार कर लेता हूँ। और अब मैं यहाँ पर टाइटल पे लिखता हूँ फॉर्म्स एंड इनपुट। जिस तरह ही मैं ये लिखता हूँ और मैं बॉडी में आकर H2 हेडिंग 2 का टैग मैं यूज़ करूँगा और इसके अंदर लिखूँगा दिस इज़ अ HTML फॉर्म। मैं H1 भी यूज़ कर सकता हूँ, H3 भी यूज़ कर सकता हूँ, मगर H1 का ये है कि वो काफ़ी बड़ा शो होता है और H3 भी ज़्यादा छोटा हो जाता है। तो मैं अपने जब भी मैं वेबसाइट बनाता हूँ तो मैं ज़्यादातर हेडिंग के लिए H2 ही यूज़ करता हूँ। तो जल्दी से मैं गो लाइव करके मैं अपनी आउटपुट स्क्रीन पर जाता हूँ और यहाँ तक जो भी हमने किया है आप लोगों को पहले पता ही होगा। और जैसे ही आउटपुट स्क्रीन पर जाएंगे तो आप लोगों को शो हो रहा होगा दिस इज़ HTML फॉर्म ट्यूटोरियल। अब हम लोग सीखेंगे फॉर्म कैसे बनता है, हम अपने फॉर्म के अंदर डाटा इनपुट कैसे कर सकते हैं। आपने जल्दी से यहाँ पर फॉर्म का टैग यूज़ करना है। जैसे ही आप फॉर्म लिखेंगे और एंटर करेंगे तो आपको ये फॉर्म का टैग मिल जाएगा और इसके अंदर इसका एट्रीब्यूट भी लगा हुआ मिल जाएगा। ये इस एट्रीब्यूट के अंदर आपने करना होता है। इस एट्रीब्यूट के अंदर आपने अपने फॉर्म के बैकएंड का नाम लिखना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ hasiब.php ये होता है कि अगर आप किसी भी अपने डाटा को अगर आप किसी भी फॉर्म के अंदर अपना डाटा एंटर करें और जैसे ही उसको आप सबमिट करें तो उस बैकएंड के अंदर आपका डाटा सारा सेव हो जाएगा। तो PHP एक बैकएंड है जिसके अंदर आपका सारा डाटा सेव होता है। उसी तरह ही 2-3 और बैकएंड्स हैं, मगर अभी हम लोग इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। जब हम लोग बैकएंड के बारे में सीखेंगे तब मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। अभी हम सिर्फ इतना ही आप लोग समझ लें कि PHP एक बैकएंड है और हम लोगों ने इसके यहाँ पर लिख दिया है hasib.php। अब यहाँ पर जल्दी से हम अपना फर्स्ट फॉर्म बनाएंगे। हम यहाँ पर इनपुट टैग यूज़ करेंगे। हमने सिर्फ इनपुट लिखना है और आप लोग यहाँ पर नीचे देख सकते हैं कि हमें कितने ज़्यादा इनपुट टैग्स मिल रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इनपुट ईमेल, इनपुट नेम, इनपुट रेडियो। हम लोग जैसे ही इनपुट लिख कर उसको एंटर करेंगे तो हमें ये इनपुट का टैग यूज़ हो जाएगा और ये एक सिंगल टैग है, ये कोई डबल टैग नहीं है, कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग नहीं है, सिर्फ इनपुट का एक सिंगल टैग है। और इसके अंदर हमें एक एट्रीब्यूट नज़र आ रहा होगा टाइप और उसके अंदर लिखा हुआ है टेक्स्ट। हम यहाँ पर सिंपल इनपुट के बाहर हम लिखते हैं नेम। हमने इसको एक हेडिंग दे दी नेम की और जैसे ही हम एंटर करेंगे हमें यहाँ पर एक फॉर्म नज़र आएगा जिसके आगे लिखा हुआ है नेम और हम इसके अंदर अपना इनपुट डाटा हम फॉर्म का डाटा हम एंटर कर सकते हैं। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा नाम हसीब है तो मैंने यहाँ पर हसीब एंटर कर दिया। और भी मैं आप लोगों को टैग्स के बारे में बताऊंगा इनपुट के, और भी हम फॉर्म हम पूरा बनाएंगे और मेन चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फॉर्म के अंदर क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। अब हम एक और टैग बना लेते हैं। हम एक और इनपुट लगा के हम इसके अंदर आगे लिख देते हैं रोल नंबर। जिस तरह ही मैं रोल लिखकर मैं इसको दोबारा एंटर करके मैं आउटपुट स्क्रीन पर जाता हूं तो यहाँ पर आपको रोल शो हो रहा होगा। अब ये बिल्कुल नेम के साथ रोल शो हो रहा है। मैं चाहता हूं कि मेरा रोल अगली लाइन पर शो हो। मैं इसके लिए BR का टैग भी यूज़ कर सकता हूं, मगर मैं BR का टैग यूज़ नहीं करूँगा। मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा div का टैग। div बेसिकली यूज़ होता है डिवीजन के लिए। अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल एक इनपुट div के अंदर लगाएं तो वो पूरा रो है वो एक डिवाइड हो जाएगा
डिव के अंदर। मैं आप लोगों को लगा कर भी दिखाता हूँ डिव, और जैसे ही मैं आप लोगों को जब आउटपुट स्क्रीन पर दिखाऊंगा तब आप लोगों को डिव का प्रॉपर पता चल जाएगा कि डिव का यूज़ होता है किस चीज़ के लिए। डिव की फुल फॉर्म है डिवीजन। ये हमें, अगर हम डिव फॉर एग्जांपल यूज़ करें, हमारी जो पूरी लाइन है वो एक चीज़ में डिवाइड हो जाएगी। उसके अंदर हम सिर्फ जो डिव के अंदर लिख सकते हैं वही सिर्फ हमें उस लाइन में शो होगी, और हमें कुछ भी नहीं शो हो सकता उसके अंदर। हम लोगों ने यहाँ पर 2 डिव लगाई, तो एक के अंदर हम लोगों ने लिख दिया नेम और एक के अंदर हम लोगों ने लिख दिया रोल अपना दूसरा। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर लगा के हम यहाँ पर सीधा इसको सेव करके मैं आपको बैक एंड पे लेके जाता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ अपने आउटपुट स्क्रीन पर। आप लोग देख सकते हैं कि पहले हमारा नेम के साथ रोल आ रहा था, अब डिव लगाने की वजह से हम लोग उसको नीचे ले आए हैं। अब इसके अंदर हम लोग फॉर एग्ज़ाम्पल नेम और रोल के अंदर हम लोगों ने अगर थोड़ी सी स्पेस करनी हो तब हम उसके अंदर BR का टैग यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसके डिव के सेंटर में मैं आपको BR का एक टैग लगा देता हूँ। ये जो हमारा पहला नेम और रोल के जो सेंटर में जो डिव लगा हुआ है, मैं उसके अंदर BR का टैग लगाता हूँ। BR का टैग लगाने से हमें ये फ़ायदा होगा कि हम लोगों की जो 2 डिव लगी हुई हैं उसके सेंटर में थोड़ी सी स्पेस हो जाएगी, जिस तरह के आप लोग आउटपुट स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसी तरह मैंने आप लोगों को पहले नेम और रोल के बारे में बताया। अब मैं आप लोगों को और इनपुट्स के बारे में बताऊंगा। बहुत सी इनपुट्स हैं, फॉर एग्जांपल इनपुट ईमेल भी है, हम लोग ईमेल लगाना भी सिखाएंगे। इनपुट डेट एंड टाइम भी है। पहले मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल भी लगा सकता हूँ, BR की जगह पर HR भी मैं लगा सकता हूँ, मगर HR जो है ना उससे हमें इतनी खूबसूरती शो नहीं होगी। हम यहाँ पर BR ही रहने देते हैं। अब मैं इस पूरे डिव को मैं कॉपी पेस्ट करके मैं अगली लाइन पर भी लिख देता हूँ, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ईमेल। हम लोग ईमेल लगाना अब सीखेंगे, और मैंने ऐसे भी लगा लिया है कि मैंने ऊपर से कॉपी करके मैंने नीचे पेस्ट कर दी। मगर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हमारे पास एक ईमेल का पूरा इनपुट के टैग मौजूद है। मैं यहाँ पर इनपुट लिखूँगा और मुझे यहाँ पर नीचे इनपुट ईमेल शो हो जाएगा, जिसके अंदर हमें पूरा इनपुट का टैग मिल गया, और उसके अंदर हमें एट्रीब्यूट्स भी मिल गए कि हम लोग क्या क्या यूज़ कर सकते हैं एक ईमेल फॉर्म बनाने के लिए। हम लोग इस यहाँ पर आप लोगों को शो हो रहे होंगे 3 टाइप के एट्रीब्यूट्स, टाइप, नेम और ID। नेम के अंदर हम लोग लिखेंगे माई ईमेल। अब नेम क्या होता है? नेम फॉर एग्जांपल हम लोगों ने नेम के अंदर एंटर किया माई ईमेल, और जब हम लोग PHP बैकएंड के अंदर माई ईमेल शो लिखेंगे तो हम लोगों ने दोनों तरफ सेम नेम लिखने हैं, ताकि जब हमारा डाटा स्टोर हो बैकएंड में जाके तब हम लोग को बैकएंड को पता हो कि ये एक डाटा सेव हुआ है, मेरे पास एक फॉर्म के ज़रिए मेरे पास डाटा आया है और उस डाटे का नेम है माई ईमेल। बैकएंड के लिए में डाटा सेव करने के लिए यहाँ पर भी हम लोग सेम नेम स्टोर करते हैं और बैकएंड में भी सेम नेम स्टोर करते हैं, ताकि दोनों तरफ सेम नेम हो और हमारा जो डाटा है वो सही जगह पर जाकर स्टोर हो। नेम का यही चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पता चल गया होगा कि बैकएंड के बारे में थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन हो गई होगी, और बैकएंड में डाटा कैसे स्टोर करते हैं इस चीज़ के बारे में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हो गई होगी। जल्दी से मैंने यहाँ पर BR टैग और भी लगा लिए, और मैं यहाँ पर इनपुट तो मैंने लगा लिया, मगर यहाँ पर मैं ईमेल लगाना, आगे ईमेल की हेडिंग देना मैं भूल गया हूँ। मैं यहाँ पर ईमेल की हेडिंग देता हूँ और फिर मैं आपको सेव करके अपनी आउटपुट स्क्रीन पर दिखाता हूँ कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारा यहाँ पर है रोल नहीं, नेम, फिर आता है हमारा रोल नंबर, फिर आती है हमारी ईमेल। अब हम अगला जो टैग हम यूज़ करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे, सबसे पहले मैं दोबारा यहाँ पर BR और डिव लगा लेता हूँ, और डिव के अंदर हम दोबारा एक इनपुट टैग यूज़ करेंगे, और वो इनपुट होगा, आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने, मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने नेम भी लगा लिया, ईमेल भी लगा ली। अब हम लोगों ने इस
फॉर्म को सबमिट करना है। अब हम लोग अपना डाटा तो एंटर कर ले, अब हमने उसको बैकएंड तक तो पहुंचाना ना। सबमिट करके हम यहाँ पर एक सबमिट का बटन बनाएंगे, हम सबमिट का फॉर्म बनाएंगे इनपुट में, ताकि हम जब भी अपना डाटा एंटर करें, सेव करें। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने फॉर्म बना लिया नेम का, उसके बाद हम लोग बना लिया रोल का, ईमेल का, तो अब हम लोगों ने इसको एंटर करने के लिए सबमिट नाउ का बटन बना लिया है। अब यहाँ पर मैं अपना नेम एंटर करता हूँ हसीब, उसके बाद मैं कोई सा भी यहाँ पर रोल नंबर एंटर कर दूँगा, कोई सा भी। उसके बाद मैं यहाँ पर अपनी ईमेल भी एंटर करूँगा, और ईमेल भी मैं कोई सी भी एंटर कर देता हूँ। मैं अपनी असली ईमेल नहीं एंटर करूँगा, ईमेल भी कोई सी भी। मैं फॉर एग्जांपल hasib@gmail.com मैंने यहाँ पर और रोल के अंदर मैंने अपना फॉर एग्जांपल मैं प्रोग्रामर हूँ, तो मैं यहाँ पर रोल के अंदर मैं लिख रहा हूँ प्रोग्रामर। और ईमेल के अंदर मैं कोई सी भी अपनी ईमेल एंटर कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल हसीब। ये मेरी वैसे असल ईमेल है, मगर मैं यहाँ पर असल ईमेल नहीं अपनी करूँगा। मैं यहाँ पर सीधा सिंपल लिख देता हूँ hasib@gmail.com, और यहाँ पर मैंने अपना डाटा एंटर कर दिया, और अब मैं इस डाटे को सबमिट नाउ कर दूँगा। ये डाटा हमारा बैकएंड पे पहुँच गया, जो हमारी PHP है, मगर हमारा हम लोग ने अभी अपनी बैकएंड नहीं बनाया, तो हमारा डाटा कहीं पर भी इस टाइम सेव नहीं होगा। यहाँ पर आप लोगों को शो हो भी रहा होगा कि यहाँ पर हमें एक एरर दे दिया। अब हम लोग सिंपल हम लोगों ने 3 फॉर्म्स के बारे में पढ़े, मगर आगे जाकर हम और फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे जो इस टाइम बहुत ज़रूरी है, जो तकरीबन हर एक फॉर्म, जब हम लोग किसी भी फॉर्म के अंदर हम लोग अपना डाटा एंटर करते हैं, वो आप लोगों को तकरीबन हर फॉर्म के अंदर वो नज़र आते होंगे। यहाँ पर जल्दी से मैं दोबारा एक BR का टैग लगा कर div का टैग लगा लेता हूँ, और इसके अंदर मैं एक दोबारा इनपुट लिखता हूँ, और वो इनपुट होगी डेट टाइम की। अब हम लोगों ने अगर आप कोई सा भी फॉर्म देखें तो उसके अंदर आप लोगों को डेट एंड टाइम भी डेट भी डालना शो होती है कि आज कौन सी डेट है, आज कौन सा महीना है, कौन सा ईयर चल रहा है। यहाँ पर मैंने डेट टाइम का इनपुट डाला है, मगर मैं यहाँ से टाइम इरेज कर देता हूँ, और यहाँ पर सिर्फ मैं डेट लिखता हूँ। और यहाँ पर आप लोगों को शो हो रहा होगा, जिस तरह मंथ भी शो हो रहा होगा, ईयर भी शो हो रहा होगा। तो आप लोगों ने सिंपली यहाँ पर मैं पहले लिख देता हूँ डेट की, मैं हेडिंग डाल देता हूँ, और जैसे ही मैं अपने आउटपुट स्क्रीन पर जाता हूँ तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि हम लोग इसके अंदर कैसे मंथ डाल सकते हैं, कैसे ईयर डाल सकते हैं, कैसे हम आज के दिन की डेट डाल सकते हैं। और यहाँ पर मैं इसका नेम भी डाल देता हूँ, ताकि बैकएंड पे जब हम सबमिट करें तो यहाँ पर हमें शो हो रहा हो कि इस नेम के अंदर से डाटा आया है। तो नेम में यहाँ पर डाल देता हूँ माई डेट। अब हम लोगों को यहाँ पर एक डेट का फॉर्म शो हो रहा होगा। हम लोगों ने यहाँ पर कैलेंडर के थ्रू भी, ये हमें बाय डिफ़ॉल्ट HTML ने खुद ही बना कर दिया है, हम लोगों ने सिर्फ इसका कोड डाला है, और हमें HTML ने इसका पूरा एक स्ट्रक्चर बना दिया है कि हम लोग कैलेंडर के थ्रू भी हम लोग इसके अंदर डेट सबमिट कर सकते हैं। यहाँ तक आप लोगों को पता चल गया होगा। अब हम लोग अगला एक टैग इनपुट टैग बनाते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर BR लगाया, दोबारा उसके बाद दोबारा div लगाई। यहाँ पर अब हम लोग बनाते हैं एक इनपुट जिसका हम नाम होगा नंबर्स। अब नंबर्स किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं मैं आप लोगों को बताता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों को बोनस मिला है अपनी कंपनी से, या आप लोगों ने अपनी सैलरी बतानी है किसी फॉर्म में, नंबर से इस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं कि हम उसके अंदर अब किसी भी टाइप के डिजिट्स हम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसके अंदर प्लस में भी डिजिट्स लिख सकते हैं, माइनस में भी डिजिट्स लिख सकते हैं। अब इसके साथ हमें एक ये भी आप लोगों को साइड पे शो हो रहा होगा, जिसके थ्रू हम प्लस में भी डिजिट्स लिख सकते हैं। अब अगर हम इसको नीचे की तरफ दबाएं तो ये हमें माइनस में ले जाएगा। ये आप लोग देख सकते हैं, हम लोग यहाँ से माइनस में भी जा सकते हैं। नंबर्स का इस चीज़ के लिए यूज़ होता है कि आप अपनी सैलरी के बारे में लिख सकते हैं, अब बोनस के बारे में जितना भी कंपनी ने आपको दिया है, नंबर्स इस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि जितने भी अभी तक हम लोगों ने इनपुट टैग्स पढ़े हैं आप लोगों को तमाम के तमाम समझ लग गई होगी। अब हम लोग अगला इनपुट टैग पढ़ते हैं। अगला इनपुट टैग है हमारा
अगला इनपुट टैग है हमारा चेक बॉक्स। सो चेक बॉक्स किस किस चीज़ के लिए इस्तेमाल यूज़ होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर आप लोगों ने किसी फॉर एग्जांपल फॉर्म सबमिट करना हो और वहाँ पर अगर सबसे एंड पर आप लोगों को शो होता है चेक दी टर्म्स एंड कंडीशंस और आप उसके ऊपर चेक कर देते हैं। सो चेक बॉक्स का यही एक है कि मैंने यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा तब आप लोगों को समझ लगेगी कि चेक बॉक्स होता है क्या। मैंने यहाँ पर नेम के अंदर लिख दिया माई एलिजिबिलिटी और साइड पे मैंने इसकी हेडिंग दे दी आर यू एलिजिबल। सो जैसे ही मैं ये लिख के मैं इसको सेव करके मैं इसको अपनी आउटपुट स्क्रीन पर आप लोगों को दिखाऊंगा तब आप लोगों को समझ लगेगी कि ये चेक बॉक्स है क्या। आप लोगों को आर यू एलिजिबल के आगे एक छोटा सा बॉक्स नज़र आ रहा होगा, इसके अंदर हम लोग अगर इसके अंदर हम प्रेस करेंगे तो ये टिक हो जाएगा। चेक बॉक्स के बारे में आप लोगों को पता चल गया होगा कि चेक बॉक्स है क्या। अगर हम लोगों ने किसी चीज़ के बारे में चेक करना है, टिक लगाना है तो चेक बॉक्स इस चीज़ के लिए यूज़ होता है। अभी तक मैंने आप लोगों को काफ़ी किस्म के इनपुट टैग्स बता दिए हैं। अब मज़ीद मैं आप लोगों को और बताता हूँ। जो मेरे ज़हन में आता रहेगा मैं आप लोगों को इनपुट टैग बताता रहूँगा। अगर तो मेरे ज़हन में फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों को कोई टैग के बारे में पता है इनपुट, तो आप सीधा इनपुट के आगे वो टैग का नेम लिखे तो आप लोगों को भी वो टैग शो हो जाएगा। अब इसके आगे मैं दोबारा एक BR टैग लगा के इसके बाद एक डिव टैग लगा के दोबारा मैं एक इनपुट टैग लगाता हूँ। ये हमारा इनपुट टैग होगा इनपुट रेडियो। अब रेडियो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है मैं भी आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैंने इनपुट लिखा, इनपुट टाइप के अंदर मैंने लिख दिया रेडियो और आगे मैंने इसके आगे फिर एक और एट्रीब्यूट यूज़ किया जो है नेम। अब नेम के अंदर मैं सेव करता हूँ माई जेंडर। अब माई जेंडर से आप लोग सुन के आप लोगों को पता चल गया होगा कि रेडियो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। हम लोग अपने जेंडर को बारे में बताने के लिए हम लोग इनपुट रेडियो के बारे में यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर आगे लिख दिया जेंडर, हेडिंग लगा दी और उसके आगे लिख दिया हम लोगों ने मेल और इसी को ही मैं दोबारा कॉपी करके मैं इसके आगे दोबारा पेस्ट कर दूंगा। जिस तरह मैंने मेल और इनपुट का टैग कॉपी करके मैंने इसके आगे ही मैंने पेस्ट कर दिया और मेल की जगह पर मैंने लिख दिया फीमेल। हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया फीमेल और मैं इसको सेव करके मैं आपको अपनी आउटपुट स्क्रीन दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हमें जेंडर का फॉर्म नज़र आ रहा हो। हम लोग दोनों को एक साथ नहीं क्लिक कर सकते, हम लोग सिर्फ एक को एक ही टाइम पर हम लोग क्लिक करके एंटर कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें हमें HTML ऑटोमेटिकली हम लोगों को देता है। हम लोगों ने सिर्फ उसके बारे में बताना होता है कि हम लोगों को इस चीज़ के इनपुट के बारे में चाहिए, इस चीज़ का हम लोगों को इनपुट टैग चाहिए और हम लोगों ने उसके अंदर ये चीज़ें ऐड करनी है। अब एक तो होता है मेल, एक तो होता है फीमेल। अगर आप लोगों ने तीसरा ऐड करना है तो हम इसके अंदर अदर्स भी ऐड कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर आउटपुट स्क्रीन पर जाऊँ, हमें एक मेल, फीमेल और एक अदर शो हो रहा है। हम लोग किसी एक को ही चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक बेसिक चीज़ सारी बता दी है। इनपुट टैग्स फॉर्म्स जो बेसिकली हर फॉर्म के अंदर यूज़ होती है, जिस तरह नेम हो गया, उसका जेंडर हो गया, उसका नंबर हो गया, यही सारी मेन चीज़ें होती हैं। हाँ, एक चीज़ के बारे में आप लोगों को और बता दूं कि जिस तरह पहले हम लोगों ने सबमिट नाउ का बटन यूज़ किया है, जिससे हम लोग अपना सारा डाटा जब हम लोग सारा डाटा एंटर करके हम लोगों को बैकएंड तक पहुंचाना है तो हम लोग सबमिट नाउ को यूज़ करेंगे। सो इसी तरह ही एक बटन होता है रीस्टार्ट नाउ। अब हम लोग उस चीज़ के बारे में उसको बनाएंगे। रीस्टार्ट नाउ के बारे में आप लोगों को जिस तरह मैंने सिर्फ बोला ही है रीस्टार्ट नाउ, और आप लोगों को समझ लग गई होगी कि रीस्टार्ट नाउ उस चीज़ के लिए है कि अगर हम लोगों ने सारा डाटा एंटर कर दिया है तो हम लोगों ने अगर फॉर एग्जांपल हम लोगों ने उसको सबमिट नहीं करना तो हम लोग उसको रीस्टार्ट करके हम लोग सारा डाटा क्लियर कर सकते हैं। तो रीस्टार्ट नाउ का यही एक मेन चीज़ है। सो सबसे पहले हम लोगों ने इसका एक इनपुट बनाया और इसके वैल्यू के अंदर हम लोगों ने सिर्फ यही लिखना है रीस्टार्ट नाउ। सो हम लोग इसके बाहर नहीं लिखेंगे, ये मैंने गलती से इसके बाहर लिख दिया, मगर हम लोग इसको इरेज कर देंगे और जो वैल्यू का एट्रीब्यूट हम लोग को शो हो रहा है इसके अंदर हम लोग लिखेंगे रीस्टार्ट नाउ। और जैसे ही हम इसको रीस्टार्ट नाउ लिख के हम लोगों को सिंपल इसको सेव करके हम सीधा अपनी आउटपुट स्क्रीन पर मैं आप लोगों को लेकर जाता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि रीस्टार्ट नाउ का क्या
आप लोगों को वैसे पता तो चल गया होगा रीस्टार्ट नाउ किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, मगर मैं फिर भी आप लोगों को बता देता हूँ कि रीस्टार्ट नाउ किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। मैं पूरा अपना फॉर्म सबमिट एंटर करता हूँ, सारे फॉर्म मैं अपना फिल करता हूँ। जिस तरह नेम मैंने अपना कुछ भी एंटर कर लिया, रोल भी मैंने कुछ भी एंटर कर लिया, उसके बाद क्या कहते हैं ईमेल भी मैंने अपनी कुछ भी एंटर कर ली, डेट सब कुछ मैं एंटर कर देता हूँ, सब के सब। और फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि रीस्टार्ट नाउ किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। नंबर भी मैंने कोई सा भी फिगर मैंने एंटर कर दिया, उसके बाद आर यू एलिजिबल पे भी टिक करके, मेल पे टिक करके अब मैं रीस्टार्ट नाउ एंटर करूँगा। जैसे ही मैंने एंटर किया तो ये सब रीस्टार्ट हो गया। सो ये चीज़ है, ये रीस्टार्ट नाउ इस चीज़ के लिए यूज़ होता है। सो हम लोगों ने जितना भी अभी तक पढ़ा है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सब समझ लग गया होगा। और ये हमारी मेन सारी फॉर्म्स हैं, हमारी मेन सारी चीज़ें हैं कि जो एक फॉर्म बनाने के लिए यूज़ होती हैं। मैं आप लोगों को एक चीज़ रिकमेंड करूँगा, अगर आप लोग मेरी ये वेब डेवलपमेंट के कोर्स को फॉलो कर रहे हैं, मैं जितने भी टैग्स, जितने भी एट्रीब्यूट्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इस टाइम तक, आप लोग सारे एट्रीब्यूट्स को सेव कर लो, आप लोग सारे एट्रीब्यूट्स को लिख लो अपने पास। मैं आप लोग ताकि आप लोगों को जब भी आप पूरी वेबसाइट बनाना बनाएं तो आप लोगों को पता हो कि ये एट्रीब्यूट, ये टैग इस चीज़ के लिए यूज़ होना है। सो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी बात का समझ लग गई होगी। अब हम लोगों ने जितना यहाँ पर देख लिया, काफ़ी टैग्स के बारे में, काफ़ी इनपुट टैग्स के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। अब हम लोग आगे एक और इनपुट टैग को यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर बी आर लगाया, उसके बाद मैंने यहाँ पर डिव लगा लिया। डिव लगाने के बाद हम लोगों ने अब जो इनपुट टैग यूज़ करना है, ये टैग का नाम इनपुट टैग नहीं है, इस टैग का नाम है टेक्स्ट एरिया। हम जैसे ही यहाँ पर टेक्स्ट एरिया लिखेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर डिव के अंदर मैं टेक्स्ट एरिया लिखता हूँ, और जैसे ही मैं उसको एंटर करूँगा तो मुझे उसके टेक्स्ट एरिया का पूरा टैग मिल जाएगा और उसका एट्रीब्यूट भी मिल जाएगा। अब टेक्स्ट एरिया का किस चीज़ के लिए यूज़ होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। जब आप लोगों को मैं आउटपुट स्क्रीन पर लेकर जाऊँगा तब आप लोगों को खुद ही समझ लग जाएगी कि टेक्स्ट एरिया किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। मैं इसके अंदर सिर्फ सिंपल इसका नेम लिखता हूँ माई टेक्स्ट, और सिंपल मैंने इसका नेम लिख दिया ताकि बैकएंड के लिए हमारे नेम की ज़रूरत हो। अब टेक्स्ट एरिया आप लोगों को इस चीज़ के ये पता तो चल गया होगा कि जिसके अंदर हम अपना पूरा टेक्स्ट, कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। अब मैं पहले इसके अंदर साइड पे मैं लिख दूँ राइट आ टेक्स्ट। अब मैं यहाँ पर मैसेज भी लिख सकता हूँ, ये उस चीज़ के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोगों ने अपना कोई लंबा पैराग्राफ अपनी डिटेल देनी हो या कोई भी फीडबैक देना हो, ये उस चीज़ के लिए ये टेक्स्ट बॉक्स एरिया यूज़ होता है। आप इसके अंदर कुछ भी जितना मर्ज़ी लिख सकते हैं, आप इसको खींच के लंबा भी कर सकते हैं, उसके बाद आप इसको चौड़ा भी कर सकते हैं। ये आपका अपना मैं आप लोगों को करके भी दिखाता हूँ। जिस तरह ये मैंने इसको लंबा भी कर दिया, आप इसके अपनी शेप जिस तरह की मर्ज़ी शेप दे सकते हैं। सो ये भी हम लोगों ने सीख लिया। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो मैंने लेफ़्ट साइड पे मैंने इसका हेडिंग दी है राइट अबाउट योर सेल्फ, इसको मैं ऊपर लेकर आऊँ और जो टेक्स्ट एरिया है इसको मैं इसके नीचे लेकर आऊँ। सो इस चीज़ के लिए हम लोग बी आर टैग भी यूज़ करेंगे, कर सकते हैं। ये रिकमेंडेड है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि यहाँ पर मेरे से बी आर टैग थोड़ा सा गलत जगह पर लग गया। मैं इसको इरेज करके मैंने टेक्स्ट एरिया के टैग के अंदर मैंने सॉरी बी आर टैग लगा दिया, मगर मैं यहाँ से मैं इसको इरेज करके मैं इसके बाहर लगाता हूँ बी आर टैग। सो जैसे ही मैंने बी आर टैग लगाया, फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अपनी आउटपुट स्क्रीन पर जा कर के, ये जो हम लोगों ने हेडिंग दी थी राइट अबाउट योर सेल्फ, ये आ गई ऊपर की तरफ, और जो हमारा कमेंट बॉक्स था टेक्स्ट एरिया वो आ गया नीचे की तरफ। अब इस टेक्स्ट एरिया के अंदर मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं कि टेक्स्ट एरिया के अंदर ये तो पहले अभी जो हम लोगों ने इसके अंदर कोई कॉलम्स कोई रोज़ हम लोगों ने एट्रीब्यूट नहीं यूज़ किया, और इसके अंदर इस टाइम हम जितनी मर्ज़ी कॉलम्स
और रोज़ को यूज़ कर सकते हैं। मगर अगर हम लोग चाहें तो हम इसको एज लिमिटेड भी यूज़ कर सकते हैं। हम इसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल लिख दें कॉलम्स, और मुझे कॉलम्स चाहिए 10, तो ये हमें 10 कॉलम्स की एरिया दे देगा। हम इससे ज़्यादा कॉलम्स यूज़ नहीं कर सकते। अब इसके आगे हम लिख दें रोज़ जो हमें चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल 5 रोज़ चाहिए, तो हमें ये 5 रोज़ की ही जगह देगा। इससे ज़्यादा हम यूज़ नहीं कर सकते। मगर अगर हम लोग ये रोज़ एंड कॉलम्स का एट्रीब्यूट ना यूज़ करें तो उस तब हम लोगों को अनलिमिटेड फॉर एग्ज़ाम्पल जगह मिल जाएगी। हम लोग जितने मर्ज़ी रोज़ यूज़ करें, जितने मर्ज़ी कॉलम्स यूज़ करें। तो ये वैसी एक मैंने आप लोगों को, मुझे याद आया कि ये एक एट्रीब्यूट है, मैंने कहा आप लोगों को बता दूं। अगर आप लोगों ने इसको यूज़ करना हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। टेक्स्ट एरिया के बारे में आपको बता दिया, सारी चीज़ों के बारे में अब आप लोगों को बता दिया मैंने। अब मैं आप लोगों को थोड़ी सी और एडवांस चीज़ों के बारे में बताता हूँ जो ज़्यादातर तो यूज़ नहीं होती, मगर मैं फिर भी आप लोगों को बता दूँ। मैं आप लोगों को सिर्फ शुरू में ही बताऊंगा, मगर आगे आप लोगों ने एक फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों को सिर्फ एक इनपुट पर करके दिखाऊंगा, मगर बाकी आप लोगों ने ख़ुद ही बाकी प्रैक्टिस करनी है। सो सिंपल मैं यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हम लोगों ने आर यू एलिजिबल जो चेक बॉक्स हम लोगों ने यूज़ किया था, अगर हम लोगों उस टैग के अंदर हम लोग सिर्फ लिखते चेक्ड, हम लोगों ने उस टैग के एंड पे सिर्फ यही लिखना है चेक्ड। तो जैसे ही हम यहाँ पर चेक लिखेंगे, मैं आप लोगों को वैसे एक बता दूँ, तो हम जैसे इसको सेव करके हम उधर जाएंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट चेक हुआ होगा। हम इसको अनचेक करके हम जब फॉर एग्ज़ाम्पल इसको रिफ़्रेश भी करते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट चेक हो जाएगा। चेक्ड का मतलब ये है। सो ये आपकी मर्ज़ी, अगर आप लोगों ने लगाना है तो लगा ले, नहीं लगाना तो ना लगाएं। अक्सर ये नहीं लगाता, आप लोगों ने ख़ुद चेक करना होता है। इतनी चीज़ों के बारे में अब आप लोगों को पता चल गया। अब मैं आप लोगों को लेबल के बारे में बताता हूँ। लेबल क्या होता है, ये मैं सिर्फ आपको पहले ही इनपुट के में करके दिखाऊंगा, बाकी आप लोगों ने ख़ुद ही प्रैक्टिस करनी है। मैंने यहाँ पर लेबल का टैग लगाया, मैंने सिंपल यहाँ पर लेबल लिखा। अब उसके अंदर मुझे एक एट्रीब्यूट मिल गया है 4 के अंदर मैं लिखूँगा नेम। मैंने लिख दिया 4 के अंदर नेम, और मैंने 4 के अंदर नेम लिख दिया, और मैंने जो नेम ऊपर 4 के एट्रीब्यूट के अंदर लिखा है वो मैंने नीचे इनपुट नेम के अंदर भी उसको मैंने नेम देना है कि हम लोग लेबल के अंदर इस इनपुट की बात कर रहे हैं। सो मैंने गलती से यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक छोटी सी गलती कर दी थी। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मेरी क्या गलती हुई है। सबसे पहले मैं यहाँ पर जो नेम का जो हेडिंग है वो मैं यहाँ से हटाकर इस लेबल के सेंटर में मैं इसको कर देता हूँ। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि लेबल टैग किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। जैसे ही मैं आप लोगों को अपनी आउटपुट स्क्रीन पर लेकर जाऊँगा, आप लोगों को खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि लेबल टैग किस चीज़ के लिए यूज़ होगा। सो मैंने यहाँ पर जो अपना नेम का जो हेडिंग है थी, मैंने उसको लेबल टैग के सेंटर में लिख दी, और यहाँ पर मेरे से गलती हुई है, वो गलती मैं आप लोगों को बताता हूँ मेरे से क्या हुई है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल नेम का तो ऊपर आ ही गया है, नेम जो हम लोगों ने लिखा है वो हमारे जो फॉर्म से ऊपर आ गया है, मगर लेबल टैग यूज़ किस चीज़ के लिए होता है। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग नेम के ऊपर क्लिक करें तो वो जो नीचे जहाँ पर हम लोगों ने अपना डाटा एंटर करना है वो चीज़ ऑटोमेटिकली हम लोग उस कर्सर हमारा उसके ऊपर चला जाएगा। मगर यहाँ पर मेरे से गलती हुई है कि हम लोगों का वो यूज़ नहीं हुआ, मेरा कर्सर ऑटोमेटिकली उसके ऊपर नहीं गया। सो मेरे से गलती ये हुई है कि मैंने जो 4 एट्रीब्यूट के अंदर जो नेम लिखा है, मैंने वो इनपुट के अंदर एक तीसरा एट्रीब्यूट लगाना था आईडी, उसके अंदर मैंने नेम लिखना था, मगर मैंने इनपुट के अंदर जो नेम है उसके अंदर ही मैंने नेम लिख दिया है। मगर ये मेरे से गलती हुई है, मैंने इसका नेम दोबारा पहले जैसा रखा माई नेम, और इसके अंदर मैंने एक और एट्रीब्यूट लगाया, उस एट्रीब्यूट का नाम है आईडी। अब इसके अंदर मैंने लिख दिया नेम, जो लेबल के 4 एट्रीब्यूट के अंदर मैंने लिखा था। अब जैसे ही मैं नेम के ऊपर क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली मेरा कर्सर उसके अंदर फॉर्म फिल करने के लिए चला जाएगा। अब मैं दूसरों पर करूँ तो ऐसा कुछ भी शो नहीं होगा, सिर्फ मैं जिसके अंदर मैंने लेबल लगाई है उसके ऊपर ही मैं क्लिक करूँगा तो मेरा कर्सर ऑटोमेटिकली फॉर्म सबमिट करने लगेगा।
लेबल के बारे में आप लोगों को पता चल गया कि लेबल किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। मैंने सिर्फ पहले इनपुट ये पर ही मैंने लेबल लगाया है, बाकी आप लोग खुद प्रैक्टिस करें, खुद आप लोग लेबल लगाना सीखें। अगर आप लोगों को किसी चीज़ के बारे में नहीं पता चलता तो मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है, आप उसके ऊपर भी मुझे मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हो। अब हम लोगों ने लेबल के बारे में बात कर ली, इनपुट्स टैग्स के बारे में बात कर ली। अब मैं आप लोगों को एक और टैग के बारे में बताता हूँ। अब हम लोगों ने यहाँ पर काफ़ी टैग्स के बारे में पढ़ लिया है। अब हम लोग सिंपल सबसे एंड पर जाकर सबसे पहले एक और BR टैग लगाते हैं। मैं यहाँ पर एक और BR टैग लगा के मैं एक और डिव लगा लेता हूँ, ताकि मैं एक और अपना जो हम लोगों ने यूज़ करना है टैग उसको हम यूज़ कर सकें। सिंपल मैंने यहाँ पर एक डिव लगा लिया। अब इस डिव के अंदर मैं दोबारा एक लेबल टैग यूज़ करूँगा, मगर इस दफ़ा मैं जो लेबल टैग यूज़ करूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोगों ने एक कंपनी से हम लोगों ने कार ख़रीदनी है और हमारे कंपनी हमें बहुत सी कारों की ऑप्शन दे रही है। सो हमने फॉर्म के ऊपर कोई एक स्पेसिफ़िक कार सेलेक्ट करनी है। सो हम लोग अब इस चीज़ का लेबल बना रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लेबल के एट्रीब्यूट 4 के अंदर मैंने लिख दिया कार, और मैंने बाहर भी लिख दिया कार। और अब इसके नीचे मैं एक जो यूज़ कर रहा हूँ टैग, वो उस टैग का नेम है सिलेक्ट। जैसे ही हम सिलेक्ट लिख कर मैं उसको एंटर करूँगा तो मुझे वो पूरा एक टैग उसके साथ उसके एट्रीब्यूट्स भी मिल जाएंगे। अब नेम के अंदर तो मैंने लिख दिया माई कार, और आईडी के अंदर मैंने वही लेबल वाला 4 का एट्रीब्यूट लिख दिया कार। अब इसके अंदर मैं दोबारा एक टैग यूज़ करूँगा जिसका नाम है ऑप्शन। जैसे ही मैंने ऑप्शन लिख कर मैं एंटर करूँगा तो मुझे उसके अंदर एक और एट्रीब्यूट शो होगा जिसका नेम है वैल्यू। वैल्यू के अंदर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अपने उस कार की कंपनी का नेम मैं लिखता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे चाहिए होंडा, एक तो हो गई हमारा होंडा, और उसके बाहर भी मैंने लिख दिया होंडा। अब दूसरा मैं ऑप्शन देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दोबारा ऑप्शन लिख कर मैं इसको एंटर करूँगा तो उस वैल्यू के अंदर मैं लिख दूँ स्विफ्ट। ये भी तो एक कार का मॉडल ही है ना, और उसके बाहर भी मैंने लिख दिया स्विफ्ट। मैं 3 ऑप्शन कोई से भी देता हूँ, 3 ऑप्शन में कोई से भी देता हूँ। सो अब 3 ऑप्शन मैंने दिए तो फिर मैंने एक तीसरा ऑप्शन लिखा, इसके अंदर मैंने लिख दिया फॉर एग्ज़ाम्पल टोयोटा, और ये बाहर भी मैंने लिख दिया टोयोटा। अब जैसे ही मैं इसको सेव करके मैं आपको अपने आउटपुट स्क्रीन दिखाऊंगा तो आप लोगों को समझ लग गई होगी कि मैं ये सिलेक्ट और ये ऑप्शंस जो टैग्स है ये किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं। सबसे चलो यहाँ पर मैंने कोई से भी 3 स्पेसिफ़िक नाम लिख दिए, और यहाँ पर आप लोगों को कार शो हो रहा है। इसके अंदर से हम लोगों ने कोई भी एक कार सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर आपको सेलेक्ट का भी शो हो रहा होगा। अब मैं आप लोगों को एक और चीज़ के बारे में बता दूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोगों ने किसी एक कार के ऊपर भी हम लोगों ने लिख दिया सिलेक्टेड। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिख दिया टोयोटा के साथ सिलेक्टेड। सो सिलेक्टेड का मतलब ये होगा कि बाय डिफ़ॉल्ट ये पहले से ही सिलेक्टेड होगी। मैं आप लोगों को बताता हूँ, मैंने गलती से बाहर लिख दिया, मैंने ऑप्शन टैग के अंदर लिखना था सिलेक्टेड। सो जैसे ही मैंने सिलेक्टेड लिखा और मैं अपनी इस आउटपुट स्क्रीन की तरफ गया तो पहले से ही टोयोटा सिलेक्टेड है। मैं अब फॉर एग्ज़ाम्पल कोई और कार सिलेक्ट करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कार सिलेक्ट कर ली स्विफ्ट। सो मैं अब जैसे ही मैं होंडा सेलेक्ट कर ली, कोई सी भी कार सेलेक्ट कर ली, मैं जैसे मैंने रिफ़्रेश किया तो वो दोबारा टोयोटा के ऊपर आ गई, क्योंकि मैंने टोयोटा सेलेक्टेड करके आउटपुट अपने कोडिंग के अंदर मैंने पहले ही इसको सिलेक्टेड करके रखा हुआ था। आज के लिए ही इतना ही। मैंने जितने भी आप लोगों को टैग्स के बारे में आज बताया, फॉर्म बनाना सिखाया, इसको आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा होगा। सो आज के लिए इतना ही। बाकी आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें, और अगर मेरे इस चैनल पे कोई नया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर ले, ताकि मेरी रोज़ाना आने वाली वीडियोस आप लोगों को पर वक्त आप लोगों को मिल सके। और अगर आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छी लग रही हैं तो मेरे वीडियो को लाजमी लाइक कर दें और मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।